कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कल के लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडिया में सेकंड चैप्टर को समाप्त किया, जिसका टाइटल था विदेशी शक्ति ब्रिटिश के द्वारा भारतीय राज्यों का अधिग्रहण। अब हमें अंग्रेजों के द्वारा भारत पे शासन किया गया, तो उसके लिए कौन कौन सी नीतियों को लागू किया गया, उसके विषय में हमें पढ़ना है। तो अगले चैप्टर का नाम है भारतीय राज्य में ब्रिटिश शासन के द्वारा नीतियां। ये नीतियां 3 प्रकार की रही, जिसमें हम सबसे पहले आर्थिक नीति पढ़ेंगे। आर्थिक नीति के बाद में प्रशासनिक नीतियां पढ़ेंगे। प्रशासनिक नीतियों के बाद में सामाजिक नीतियां पढ़ेंगे। ये आर्थिक नीति केवल आर्थिक नीति है, इसमें कई अन्य भागों में बांटा गया, जैसे कि हम उसमें पहले पढ़ेंगे। अगर हम आर्थिक नीति की बात करेंगे तो हम इस आर्थिक नीति में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा जो भूराजस्व नीति लगाई गई थी उसे हम पढ़ेंगे। इस भूराजस्व नीति के बाद में हम कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ेंगे। कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद में हम विऔद्योगिकरण को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा भारत में विऔद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद में हम रेलवे को पढ़ेंगे कि रेलवे को उनके द्वारा क्यों लाया गया। रेलवे जैसे आधुनिक वस्तु को एक उपनिवेश में क्यों स्थापित किया गया, तो हम पढ़ेंगे। रेलवे ने क्या लाभ दिया, क्या हानि करी, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम दादा भाई नौरोजी की थ्योरी पढ़ेंगे, धन का बहिर्गमन, भारत क्यों गरीब हुआ, धन का बहिर्गमन। इन 5 चीजों को हम आर्थिक नीति में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ प्रशासनिक नीतियां जब हम पढ़ेंगे तो हम इस प्रशासनिक नीतियों में सबसे पहले सिविल सेवा को पढ़ेंगे कि सिविल सेवा उनके द्वारा लाई गई, समय समय पर कैसे उसमें विकास होते चले गए, भारतीयों को कब अनुमति मिली और कब भारतीयकरण पर बल देने पर बात शुरू हुई, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पुलिस सेवा पढ़ेंगे कि पुलिस सेवा की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, ये किस प्रकार से कार्य करती थी। इसके बाद में सेना, ये सेना को लाया गया, इनके द्वारा क्यों लाया गया, सेना का महत्वपूर्ण और प्रमुख उद्देश्य क्या था। और लास्ट में हम पढ़ेंगे न्याय व्यवस्था। तो हम आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों में इन 9 बातों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर ये जो 9 बातें हैं, आर्थिक नीतियों में 5 और प्रशासनिक नीतियों में 4, ये नीतियां में समय समय पर परिवर्तन आते गए। ये परिवर्तन कब कब आया, तो इसके विषय में एक लेखिका है रजनी पाम के द्वारा अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इसका अच्छा विवरण करा, और इसने बताया कि अंग्रेजों के द्वारा भारत पर जो 200 वर्षों तक के शासन किया गया, वो 200 वर्षों में उनमें परिवर्तन आते गए। कब कब परिवर्तन आया, तो उसने वो बताते चली गई, और बताते बताते उसने बताया कि भैया 1757 से लेके 1813 तक के समयकाल को उसने एक खंड में रखा। फिर 1813 से लेकर 1857 के काल को उसने एक खंड में रखा, और 1857 के बाद से लेकर उसने भारत की आजादी तक के काल को उसने अलग खंड में रखा। और इस अलग खंड में रखने के बाद में उसने बताने की कोशिश की कि कब कब ब्रिटिश के द्वारा नीतियों में परिवर्तन किया गया, इसके पीछे कारण क्या था। तो पीछे हमने सन बताया आपको 1757 से लेकर 1813। इस समय में जो कंपनी थी वो कंपनी छोटी थी, और कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। और अधिक से अधिक लाभ कमाने पर जब उनका जोर था, तो इस समय में उनके उद्देश्य लाभ में जो जो अड़ंगे आते थे उनको दूर करना, और हो सके तो राज्यों को प्राप्त करना। पर 1813 के बाद में विश्व में घटना बदलने लगी, और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ने लगा। विश्व में घटना कैसे बदलने लगी, एक नेपोलियन नामक व्यक्ति था। इस नेपोलियन के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं फ्रांस का वर्चस्व पूरे यूरोप में बढ़ चुका था, और इंग्लैंड का वर्चस्व कम हो चुका था। और इंग्लैंड के वर्चस्व में कमी आने के कारण इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति
कहीं ना कहीं धीमे पड़ते जा रही थी, और धीमे पड़ते जाने के कारण विभिन्न प्रकार की कंपनियां घाटे में चल रही थी। इसके कारण विभिन्न प्रकार की कंपनियों की इच्छा थी कि वो भारत में आकर व्यापार करें। इसलिए 1813 में क्या किया गया, मुक्त व्यापार की अनुमति दी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं दी गई, अन्य कंपनियां भी कर सकती थी, और इसके कारण उनके द्वारा और भी काम किया गया। इस समय में 1813 से लेकर 1857 में उनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया। सामाजिक परिवर्तन में कैसे जोर दिया गया, उनके द्वारा सती प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। उनके द्वारा इसी समय में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लेकर आया गया। ये सब लाने का उद्देश्य क्या था, ये सब लाने का उद्देश्य इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना था। ये 1813 से लेकर 1857 के काल के हम खंड में बता रहे कि इस समय में वो धूर्त गति से काम कर रहे थे। क्यों? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना था। इसके पीछे निहितार्थ यह है कि भैया इंग्लैंड की वस्तु को भारत में तभी खरीदा जाएगा जब इंग्लैंड का समाज को भारतीय समाज ज्यादा अच्छा मानेगा। और इसलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय शिक्षा को निम्न बताने की कोशिश की गई। मैकाले नामक व्यक्ति के द्वारा एक शब्द कहा गया था अपने भारतीय शिक्षा के विषय में कि एक अंग्रेजी पुस्तकालय की एक अलमारी के खाने में रखी गई किताबों का मूल्य कई गुना ज्यादा है पूरे भारत और अरब के किताबों के। जब ऐसी बातें बोली जाएंगी तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को भारतीय शिक्षा निम्न दिखाई देंगी और उनको अंग्रेजी शिक्षा अच्छी दिखाई देगी। जब अंग्रेजी शिक्षा अच्छी दिखाई देंगी तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी पहनावा भी अच्छा दिखाई देगा, अंग्रेजी भाषा भी अच्छी दिखाई देगी। जब अंग्रेजी पहनावा अच्छा दिखाई देगा तो भैया भारत में धोती बनती थी, सूट पैंट कहाँ बनता था? इंग्लैंड में। जब सूट पैंट इंग्लैंड में बनता था तो स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड में बनने वाले सूट पैंट की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो औद्योगिक क्रांति क्या होंगी? सफल होंगी। जब औद्योगिक क्रांति सफल होंगी तो इसके बाद में 1857 के करीब करीब इस 1813 से लेकर 1857 के बीच में चले काल में जो परिवर्तन लाने की कोशिश की तो बहुत सारे भारतीय लोग कहीं ना कहीं गुस्सा भी हुए और 1857 का विद्रोह दिखाई दिया। जब 1857 का विद्रोह दिखाई दिया तो उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत के प्रति नीति में परिवर्तन लाया। परिवर्तन लाने का एक प्रमुख कारण था 1857 के बाद में वो समझ चुके थे कि भैया अगर भारतीयों को छेड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ये था कि भैया अब उनके पास में इतनी ज्यादा पूंजी आ चुकी थी कि अब पूंजी का कहाँ निवेश किया जाए कि वो पूंजी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर पैसे को जेब में रखा जाएगा तो बढ़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं निवेश करना पड़ेगा। तो 1857 के बाद में उनकी नीति भारत में निवेश वाली रही। उनके द्वारा बैंकों की स्थापना की गई, उनके द्वारा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई, उनके द्वारा रेलवे की स्थापना की गई। रेलवे की स्थापना करने का उद्देश्य भारतीयों का हित चाहना नहीं था, उनका उद्देश्य इसके माध्यम से अधिक लाभ कमाना था। एक उदाहरण देकर मैं पूछता हूँ, भारत के बंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति है तो मुझे बताइए बंबई में रहने वाले व्यक्ति और बैतूल में रहने वाले व्यक्ति किसको ज्यादा मजदूरी देना पड़ेगा? स्वाभाविक रूप से बंबई वाले व्यक्ति को क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा मजदूरी देना पड़ेगी। जब बंबई वाले व्यक्ति को ज्यादा मजदूरी देना पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से उस मजदूर के द्वारा बनाई गई वस्तु की कीमत भी क्या रहेगी? ज्यादा। जब उसके द्वारा बनाई गई वस्तु की कीमत पहले से ही ज्यादा रहेंगी तो मार्केट में उस वस्तु की कीमत क्या होगी? ज्यादा। तो कोई खरीदार रहेगा क्या उसका? क्योंकि बैतूल में बनने वाली वस्तु जो है उसको बनाने वाला मजदूर है वो पहले से ही कम मजदूरी ले रहा है। तो जब कम मजदूरी लेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके द्वारा बनने वाली वस्तु भी की कीमत भी क्या रहेगी? कम। और यही कारण रहा कि अगर कोई अंग्रेजी व्यक्ति यूरोप में वस्तु को अगर यूरोप में अपनी पूंजी को लगाने की कोशिश करता तो स्वाभाविक रूप से उसको अधिक मजदूरी देनी पड़ती, उसका लाभ कम हो जाता क्योंकि मार्केट में उसकी वस्तु की कीमत पहले से ज्यादा रहती, कोई खरीदता नहीं। पर वही अगर भारत में होता तो स्वाभाविक रूप से पहले से मजदूरी कम, लाभ ज्यादा और मार्केट में उस वस्तु की कीमत कम, तो लाभ ही लाभ।
तो 1857 के बाद में उनके द्वारा जो नीति लाई गई वो पूंजी निवेश पर आधारित थी। इस प्रकार के उनके द्वारा पूरे काल को रजनी पामदत्त के द्वारा इंडिया टुडे अपनी पत्रिका में बांटा। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो आर्थिक नीति लाई गई वो आर्थिक नीति में सबसे पहले भूराजस्व नीति। तो हम ये भूराजस्व नीति को जब हम देखते हैं तो भूराजस्व नीति में आपको थोड़ी सी बातें एक चीज समझ में आएगी कि इनके द्वारा भूराजस्व नीति की शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद ही कर दी जाती थी। और प्लासी के युद्ध के बाद में जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 के करीब करीब, और बक्सर के युद्ध के बाद में जब द्वैत शासन की शुरुआत होती है तो द्वैत शासन के बाद जिसको समाप्त करने की कोशिश 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की जाती है, उसके बाद में ही ये भूराजस्व नीति भारत के बंगाल के क्षेत्र में लगाने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में जब वॉरेन हेस्टिंग रहता है, वॉरेन हेस्टिंग का काल 1772 से लेकर 1786 तक का काल रहता है, वो अपने काल में भूराजस्व नीति में नए नए प्रयोग करते जाते हैं। उसके द्वारा ठेका व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, और जिस ठेका व्यवस्था के तहत कहा जाता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको ठेका दिया जाएगा, और ये ठेका 5 वर्षों के लिए रहेगा। तो क्या हुआ, बहुत अधिक ऊंची ऊंची बोली लगाई गई, ऊंची ऊंची बोली लगाई, परंतु जब वसूली कम होने लगी तो उसकी ठेकेदारी जब्त होने लगी, तो सरकार को इसके कारण नुकसान हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग ने 5 वर्ष वाली ठेका व्यवस्था को 1 वर्ष में बदल दिया, और 1 वर्ष के आधार पर ठेके के आधार पर भूराजस्व वसूलने का अधिकार व्यक्ति को देने लगे। पर इससे भी फायदा नहीं हुआ, और जब 1786 के बाद में कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर बनकर आया, गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उसके द्वारा सबसे पहले ये देखा गया कि भैया कंपनी का जो खर्च है वो साल भर एक रहता है, परंतु कंपनी की जो आय रहती है वे कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। और यही कारण रहता है कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कंपनी का जिस प्रकार से खर्च निश्चित है उस प्रकार से आय भी निश्चित होना चाहिए। और इसी के कारण वो 1793 में सबसे पहली बंगाल के क्षेत्र में वो लगाता है कौन सी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। कौन से बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। किसके द्वारा लगाई जाती है, कार्नवालिस के द्वारा। ये कार्नवालिस के द्वारा लगाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, अधिक से अधिक भूराजस्व की वसूली करना। और इसके अंतर्गत पहली बात ये थी कि इसमें वसूली करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया, और जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया, और जो किसान थे उस भूमि पर काम करने वाले नौकर। तो इसके अंतर्गत डिसाइड किया गया था कि एक जमींदार एक किसान से 11/11 भाग वो कर के रूप में मिलेगा, जिसमें से 10/11 भाग जमींदार अंग्रेज सरकार को देगा, और 1/11 भाग अपने पास खुद रखेगा। मतलब किसान को कितना पैसा मिलेगा, कितना उसको अनाज मिलेगा, इसके बारे में निश्चित नहीं रखा। इस व्यवस्था के कारण किसानों को लगातार हानि, और इसके कारण अंग्रेजों को भी भविष्य में हानि ही हुई। क्यों हानि हुई, क्योंकि भैया इसके अंतर्गत ये निर्धारित कर दिया गया था कि आपको इतना पैसा देना ही देना है, बाय हुक बाय कुक, कैसे भी आपको देना ही देना है। तो इसके कारण क्या, वो प्रारंभ में तो किसान और से जो वसूली करने वाले जमींदार थे वो पहले तो लगातार बिकते चले गए, पर जैसे 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 इस क्षेत्र में भूमि का एरिया बढ़ते चले गया, तो बढ़ते जाने के कारण पैदावार भी बढ़ने लगी। जब पैदावार बढ़ने लगी पर दिए जाने वाला पैसा निश्चित रहा गया, तो अंग्रेजों को आय अपनी कम दिखाई देने लगी। और यही कारण रहा कि जब भारत के दूसरे क्षेत्र में भूराजस्व व्यवस्था लगाने की बात आई, तो वहां पर उनके द्वारा स्थायी व्यवस्था नहीं लगाई गई, उसके द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से अलग अलग व्यवस्था को लगाया गया। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में उनके द्वारा एक व्यवस्था लगाई गई जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और उत्तर भारत के क्षेत्र में जो व्यवस्था लगाई गई उसका नाम था महलवाड़ी व्यवस्था। ये 3 व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा अपने शासनकाल में भू राजस्व के लिए लगाई गई। पहला नाम रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त, जो ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के 51% भाग पर थी, और महलवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर थी।
ये तीनों ही अलग अलग नाम से है, परंतु सबका उद्देश्य आपको एक ही दिखाई देगा, अधिक से अधिक राजस्व को वसूलना। किसी का भी उद्देश्य ये नहीं था कि वो किसानों का हित चाहे। आपने स्थायी बंदोबस्त को देखा, अब थोड़ा सा महलवाड़ी को देखा। ये महलवाड़ी व्यवस्था, सॉरी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था तब लागू की गई जब दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार जमाया गया। दक्षिण के क्षेत्रों पर जब अधिकार जमाया गया तो उस समय तक के स्थायी बंदोबस्त के परिणाम आ चुके थे सामने, और स्थायी बंदोबस्त के परिणाम आने के कारण जब सरकार को पता चला कि भैया हमें भविष्य के होने वाले लाभ को का कोई भी भाग जब नहीं मिल रहा है, तो उनको समझ में आया कि अन्य जीते हुए क्षेत्र पर हमें स्थायी बंदोबस्त नहीं लगाना चाहिए। इस बात से मुनरो भी बहुत अधिक, मुनरो जो मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था वो सहमत था, और इसीलिए उसके द्वारा एक व्यवस्था लगाई गई जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहला वाक्य ये जोड़ा गया कि किसान भूमि का मालिक है और सरकार भूमि के मालिक से कर की वसूली करे, मतलब जमींदार नहीं रहेगा। जब जमींदार नहीं रहेगा तो मतलब स्वाभाविक रूप से सरकार ही वसूली करेगी। इस व्यवस्था को लागू करने का केवल एक कारण स्थायी बंदोबस्त की असफलता नहीं रही बेटा, इसके पीछे एक और कारण रहा प्रमुख रूप से, वो था इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति। क्रांति के बाद, क्योंकि भैया आपको इंग्लैंड छोटा सा दिखाई देता है, अब इंग्लैंड छोटा सा दिखाई देता है तो आपको पता है इंग्लैंड उस समय में विश्व का 60% वस्तु को आयात बनाता था। जितना मतलब पूरे विश्व को वस्तु की आवश्यकता रहती थी उसका 60% इंग्लैंड अकेला बनाता था, और इंग्लैंड की जनता के लिए खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता थी। अब भैया औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना है तो उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता रहती ही रहती है। अगर आपको सूती वस्त्रों को बनाना है तो आपको कपास की आवश्यकता रहेगी। तो स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड जैसा छोटा सा देश कपास के साथ में खाद्य पदार्थों को भी उगाएगा तो औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल नहीं रह पाएगा। इसलिए उसके द्वारा क्या किया गया, भारत में कच्चे माल के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई। कैसे लगाई गई? तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की ऊंची आय रखी। पहले ही बोल दिया कि जो कर रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, और उनसे ये कहा कि ये भूमि के आप मालिक हो, अगर आप कर नहीं चुका सकते तो आपको भूमि को बेचना चाहिए, और बेचकर भूमि को क्या करना चाहिए, हमें कर देना चाहिए। अगर आप ये नहीं करना चाहते, भूमि को बेचना नहीं चाहते, तो आप खाद्य फसल की जगह पर वाणिज्यिक फसल को उगाइए। आप गेहूं की जगह पर कपास को उगाइए, आप चावल की जगह पर गन्ने को उगाइए। और इसके माध्यम से क्या हुआ, कच्चे माल की लगातार आपूर्ति किसके लिए होते रही, इंग्लैंड के उद्योगों की। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लगाए जाने के दो प्रमुख कारण हैं, एक स्थायी बंदोबस्त की असफलता, दूसरा इंग्लैंड में चल रही औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना। क्लियर हुआ? जो पूरे भारत, ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लगी थी। कितने प्रतिशत भाग पर? 51% भाग पर। इसके बाद में महलवाड़ी व्यवस्था थी जो ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लगी थी। इसमें जो मालिक माना गया था वो किसान को नहीं माना गया था, बल्कि गांव के प्रमुख को माना गया था, एक गांव को माना गया था, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार पर किसान से जाकर वसूली नहीं करेंगी कर की, बल्कि एक गांव को पहले ही बता देगी कि आपके ऊपर इतना राजस्व है, आप इतना राजस्व दोगे। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत के क्षेत्र पर लागू की गई, जो ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर थी। आया थोड़ा बहुत समझ में? कितनी व्यवस्था लगाएगी? 3 व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी 51%, महलवाड़ी 30%। कल के लेक्चर में हम कृषि का वाणिज्यीकरण कर समझने की कोशिश करेंगे, विऔद्योगीकरण और रेलवे। आज का प्रमुख प्रश्न लिखें, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भाग पर लागू की गई? दूसरा, स्थायी बंदोबस्त में
जो कर निर्धारण किया गया था उसमें अंग्रेजों को मिलने वाला कर 11/11 में कितना भाग था। धन्यवाद। यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए ताकि उन बच्चों के तक भी ये लेक्चर पहुंच सके जो वर्तमान में लॉकडाउन के कारण अपनी पढ़ाई को कहीं ना कहीं बाधित कर बैठे। धन्यवाद।